नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत और कविता भी हमारे साथ मौजूद है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। और अगले एक घंटे में हम आपके सवालों को इस शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जो कि आपको मदद करेंगे आपके सवालों पर। साथ ही सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए, और हमारे फ़ोन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और उसके साथ ही अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं, तो उसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें भेजिए। तो ये है सवाल पूछने का तरीका। लेकिन अब चलिए नज़र डाल लेते हैं पहले बाजार पर, उसके बाद हम मेहमानों को भी अपने साथ शामिल करेंगे। मार्केट पर नज़र डालें तो आज वापस से नए रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट किए। तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली बाजार में। 24,070 के आसपास बाजार आया, लेकिन 24,000 को पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि यही ट्रेंड बरकरार है। नीचे आता है मार्केट, लेकिन 24,000 के लेवल्स को संभालने की कोशिश करता, फिर वहां से एक रिकवरी देखने को मिलती है। अभी देखेंगे तो रिकवरी आई है और काफ़ी दायरे में मार्केट इस वक्त कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई से फिसला है। करीब 250 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली और लाल निशान में बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 300 अंक नीचे बैंक निफ्टी है इस वक्त, और निफ्टी थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो वहां पर पॉजिटिव ही है मार्केट ब्रेथ, और करीब 1500 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप, स्मॉल कैप और वायदा बाजार में जो मोमेंटम है वो अच्छा है। लेकिन इंडाइसेस में हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन इंडेक्स में थोड़ी वीकनेस है। आज निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो कोल इंडिया 2% ऊपर है। यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट आए, कुछ नंबर्स आए जिसके चलते हम अच्छी मजबूती कोल इंडिया में देख रहे हैं। उसके बाद आज लगातार दूसरे दिन आईटी स्टॉक्स में तेजी है। LTI माइंट्री 1.5% ऊपर, इन्फोसिस और विप्रो भी करीब 1.5 से 1.25% ऊपर आज कारोबार कर रहे हैं। और इसके अलावा ONGC और पावर ग्रिड में भी आज तेजी है। गिरने वाले शेयरों में आज बैंकिंग और फाइनेंशियल दबाव बना रहे कोटक महिंद्रा बैंक है आज का टॉप लूजर, करीब 2% नीचे। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI बैंक, ये हैं आज के कुछ टॉप लूजर निफ्टी में। चलिए, अब ये तो रहा बाजार का सेटअप, थोड़ा दायरे में कारोबार कर रहा है। और जैसे कि हम आपको बात भी कर रहे थे कि मार्केट अभी कुछ दिन तक कंसोलिडेशन से थोड़ा नेगेटिव और साइडवेज कारोबार कर सकता है, और वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि निचले स्तरों को भी बाजार संभालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में किस मार्केट पर किस तरीके से ट्रेड करें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। रेलिगियर ब्रोकिंग से रवि सिंह और हेंसेस सिक्योरिटी से महेश ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। महेश जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका मार्केट में? कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव से साइडवेज बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो कैसे ट्रेड करें? अभी मौजूदा स्तर पर क्या लेवल्स आप देखेंगे? तो देखिए, पहली बात समझने वाली है कि पैसा जो है अभी भी सिस्टम के अंदर ही है, सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहा है। खाली सेक्टर रोटेशन हो रहे हैं और मार्केट के अंदर, बट लाजमी है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जहां पे भी अपने को देखने को मिलेगा वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो ये एक सेक्टर रोटेशन है, पैसा सिस्टम के अंदर है, सिस्टम से बाहर अभी तक नहीं जा रहा है। तो पहली चीज वो है कि हमारे को इतना पैनिक होने की, ये लेवल निफ्टी की हाई है, बैंक निफ्टी की हाई है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अंटिल अनलेस 23,850, 23,900 के निफ्टी अभी तक के जो अभी के हिसाब से जो लेवल है वो ब्रेक नहीं करता है, तब तक तेजी का रुझान रहेगा। अपसाइड के लेवल जो है 24,350 से 24,500 तक के अपने को शॉर्टर टर्म में शायद देखने को मिल सकते हैं। अब आप देखिए तो सेक्टर रोटेशन के अंदर अभी IT सेक्टर जो है वापस प्रिफर्ड हो गया है। केमिकल सेक्टर जो है बॉटम आउट हो रहा है। आगे आगे लगता है कि FMCG सेक्टर का अगला नंबर हो सकता है। पेपर स्टॉक्स में अच्छा खासा वापस से बूम हो रहा है। तो ये सेक्टर रोटेशन है, पैसा कहीं ना कहीं पे रोटेट हो रहा है और इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी अपने पोर्टफोलियो को जो भी है सेक्टर रोटेशन के हिसाब से धीरे धीरे चर्न करना, इन्वेस्टर भी आजकल होशियार हो गए, वो भी अपना पोर्टफोलियो चर्न कर लेते हैं। तो ये एक मोमेंट है। अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा खासा रन अप हो गया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आ सकता है। अगला डेटा सेंटर की थीम है, वहां पे भी लोग इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रहे हैं। तो ये थीम है, कंटिन्यूटी चलती रहेगी अंटिल अनलेस बजट तक तो कोई ऐसा कुछ पैनिक जैसा लगता नहीं है। बट हाँ, बजट के बाद में अगर कुछ ऐसा कुछ आता है
तो वहां पे एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी तक तो मार्केट के ऊपर नजरिया पॉजिटिव है और ऑटो इंडस्ट्री भी बढ़िया कर रही है, तो अभी तक कोई ऐसा मतलब फंडामेंटली कोई ऐसा लगता नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिचुएशन बन रहा है। तो सेक्टर रोटेशन है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग का तो कोई फिलहाल माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सेक्टर चर्निंग करें और उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को भी बुक करने पर आप थोड़ा सा फोकस करें। दर्शकों के सवालों की ओर हम रुख करते हैं। झारखंड से राजेश कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ भी गए हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आपने अपना सवाल हमें भेजा। बताइए क्या स्टॉक खरीदा हुआ है, किस भाव पर? CDSL 300 है मेरे पास 1165 के रेट पर मैडम। 1165? जी ठीक है। और बताइएगा मुझे ज़रा कि कब तक आपने इसमें रुकना है? 6 महीना के लिए। 6 महीने के लिए रुकना चाहते हैं? जी ठीक है। रवि के पास मैं आती हूँ। रवि, 6 महीने का व्यू है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक अपटिक हमें CDSL में दिखाई दिया है 28 जून को, जब से हमने देखा है कि एक प्रपोजल फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर को कंसिडर करने पर बातचीत हुई और मेरे ख्याल से आज अनाउंसमेंट भी होनी है। तो मोमेंटम में है, खबरों के लिहाज से फोकस में भी है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही बढ़िया 1165। ठीक है, तो क्योंकि मुनाफे में है ये, तो क्या थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ये, क्योंकि 6 महीने का ही नजरिया है तो रुके रहें? देखिए, आज सुबह से जो मार्केट है वो बुलिश कैंडल बना चुका और उसके बाद अब बेरिश की तरफ जा रहा है। और आज मैम, कविता मैम, यहाँ पर रेड कैंडल आप लेके आई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके लेवल्स को अगर देखते हैं तो वापस से 2150 तक के या 2180 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए सर, अच्छी जगह निवेश किया, थोड़ा पैसा बांध लीजिए, दोबारा आएगा 2180 तो फिर से निवेश कर लीजिएगा। बीच में चर्निंग करेंगे तो 2-4-5% ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार को यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको CDSL पे मिलती हुई। बढ़ते आगे, गणपत हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। गणपत जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग, मेरे पास आयन एक्सचेंज के 200 शेयर हैं 578 के लिए हुए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए और बेच देना चाहिए? ठीक है, पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए क्योंकि आप मुनाफे में हैं। आपने जिन स्तरों पे इस स्टॉक में एंट्री की है वहां से आप फायदे में हैं। हालांकि मैं समझ रहा हूं क्योंकि आज स्टॉक पे दबाव हम देख रहे हैं लगभग 2.5% का, तो आपकी चिंता भी लाजमी है। महेश जी, आयन एक्सचेंज 578 रुपए के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है। सीधा सवाल यह है कि क्या ये जो मुनाफा हो रहा है उसे बांध लेना चाहिए या और इंतजार किया जा सकता है? डेफिनेटली दो नजरिए हैं। शॉर्ट टर्म अगर इनका नजरिया है तो एक बार का प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। कल ही इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी तेजी आई थी, तो वो तेजी के अंदर एक बार का बुकिंग कर लेना चाहिए और वापस से री एंटर लोअर लेवल के अंदर करना चाहिए। अगर इनका नजरिया 1 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली कहूंगा कि यहाँ से होल्ड करिए और टारगेट जो रहेंगे 750 से 800 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। तो आपका जैसा नजरिया उसके हिसाब से आप उसको ट्रैक कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में आप एक बार बुक कर सकते हैं, वापस लोअर में एंट्री बन सकती है। लॉन्ग टर्म है तो 800 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है नज़रिया आयन एक्सचेंज पर। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आपको लेवल्स बता दिए हैं। अभी खबर की तरफ रुख करते हैं और नारायणा हेल्थ ग्रुप अब इंश्योरेंस में कदम रख रही है। कंपनी का फोकस अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस देने पर है। कंपनी की योजनाओं और ग्रोथ पर चर्चा की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने उनके मैनेजमेंट से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। नारायणा हेल्थ ने हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में शुरुआत की है और अपना पहला प्रोडक्ट आज लॉन्च किया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कंपनी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बधाई, आपने 1 साल से भी कम वक्त के अंदर जब एप्लीकेशन दिया और पहला प्रोडक्ट लॉन्च भी हो गया, आज पहले प्रोडक्ट की शुरुआत हुई है। तो ये जो आपकी नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ये किस तरह से जो बाजार के अंदर, देश के अंदर 20 से ज्यादा अलग इंश्योरेंस कंपनी है उनसे अलग होगी और आपकी जो ऑफरिंग है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए होगी?
ये सब हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI का कारण से। अभी IRDAI इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी बॉडी इन द कंट्री। उन्हें हमको मदद किया, दे इंस्पायर्ड अस टू स्टार्ट दिस इंश्योरेंस। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। हम सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, हम सारा फैमिली का हेल्थ केयर का कस्टोडियन बनना चाहते हैं। उसका प्राइमरी केयर, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर करते हैं। हमारा ड्रीम है कि वर्किंग क्लास फैमिलीज ऑफ इंडिया शुड बी कवर्ड अप टू 1 crore rupees for any of the major operations, like the richest man of the country. If whatever the richest man of the country can afford, our working class family should be able to afford for the entire family, that is father, mother and the young children. तो क्या सर इसके लिए जो आप अपना प्रीमियम है उसको काफी अफोर्डेबल रखने जा रहे हैं? और क्या एक चीज और आपसे क्लियर करना चाहूंगा, जो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट पे मेजर फोकस जो आपके हॉस्पिटल चेन्स हैं वही रहेंगे क्या? इनिशियली फॉर इलेक्टिव ऑपरेशन उन्हें हमारा हॉस्पिटल को आना है, बट इमरजेंसी ऑपरेशन को और कोई हॉस्पिटल को जा सकते हैं। बट इवेंचुअली हमारा आशा है कि टॉप हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें वहाँ जाके इलेक्टिव ट्रीटमेंट को भी कर सकते हैं। इनिशियली ओनली हमारा हॉस्पिटल में कवरेज है। यस, एंड द प्रीमियम is as low as 10,000 rupees per year for the healthcare of the entire family. 10,000 रुपए में पूरे परिवार का बीमा लिया जा सकता है, तो उसमें सम एश्योर्ड is 1 crore rupees. 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड 10,000 रुपए में। Yes. तो ये किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? Yes, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, हम उनका प्रिवेंटिव चेकअप सब करते हैं हमारा हॉस्पिटल में। So we will have all their medical records so that हम उनका प्राइमरी केयर मैनेज करते हैं। हमको मालूम है कैसे उनका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम सबको प्रिवेंट करना है। सो और अर्ली स्टेज में एवरी ईयर हम उनका प्रिवेंटिव चेकअप करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दे डोंट पे एनीथिंग। सो सभी प्रॉब्लम को हम अर्ली स्टेज में कैच करके ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या माना जाए सर, आपकी कंपनी जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जो प्रिवेंटिव और वेलनेस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे जो क्लेम दिया जा सके उससे क्लेम नहीं आए पे आपका फोकस होगा? देखिए 16% हार्ट सर्जरी क्या होता है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली, वो हम कर रहे हैं हमारा सारा देश में विभिन्न हॉस्पिटल में। हमको अभी कोई इंसेंटिव नहीं है कि उसको हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो गया तो वी विल वर्क वेरी हार्ड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डेवलपिंग हार्ट अटैक। सो हमारा और पेशेंट का इंटरेस्ट इज अलाइंड, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देयर इज ए बिग डिफरेंस इन ए हॉस्पिटल बिकमिंग ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो गया तो उन्हें बहुत कोशिश करते हैं हार्ट अटैक नहीं होना है, ऑल द कैंसर शुड बी डायग्नोज एट ए अर्ली स्टेज, ऑल द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट शुड बी कंट्रोल्ड। ये करने से कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं होता है और हमको इंश्योरेंस से सेविंग होता है। सर आपने कहा कि आप पहले एक ग्रुप है जो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस दोनों में है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां बार बार शिकायत करती है कि देश के अंदर एक मेडिकल रेगुलेटर होना चाहिए, और जब मेडिकल रेगुलेटर की बात आती है तो हॉस्पिटल्स उसके पक्ष में नहीं होते। लेकिन आप हैं सर, अब दोनों साइड हो गए, तो आपको एक साइड लेनी पड़ेगी, तो आप किस साइड जाएंगे? देखिए, वन बॉडी दो एंटिटी को मैनेज करता है, तो हमको ऐसा नहीं है दोनों जगह में हम प्रॉफिट करना है। सो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी कैन बी जस्ट ए, आई वुड से नॉट फॉर प्रॉफिट, इट हैज टू ब्रेक इवन, बट हॉस्पिटल में हमको रेवेन्यू होता है। ऑल्टरनेटिवली हम हॉस्पिटल में वर्चुअली नॉट फॉर प्रॉफिट करके इंश्योरेंस में मैनेज करते हैं। That is the advantage. We don't need to make money from both sides. नहीं सर, रेगुलेटर की जब बात आएगी तो आपका क्या पक्ष रहेगा? We will join whatever the other hospitals want. We will go in that direction. Yes, sir. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. बिल्कुल, तो ये थे नारायणा हेल्थ के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे और हमारे सहयोगी से खास बातचीत करते हुए कंपनी के चेयरमैन देवी शेट्टी हमारे साथ मौजूद थे। और अब अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्पेस में कंपनी एंट्री लेने जा रही है। स्टॉक 1.25%
मजबूत इस वक्त कारोबार कर रहा है। बट रवि, आपसे सलाह लेंगे, नारायणा हेल्थ क्या व्यू बन रहा है आपका? और अब ये जो घोषणा की है कंपनी ने, अलग सेगमेंट में, अलग स्पेस में अब एंट्री लेने जा रही है, ये कंपनी के लिए कितना पॉजिटिव होगा? देखिए, ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग डेवलप होते हुए नजर आएंगे। और जहां तक स्टॉक की बात की जाए, नारायणा हेल्थ केयर अभी इस समय 1220 के पास चल रहा है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव यहाँ पर बनता रहेगा। जिस तरीके से एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिजनेस में हॉस्पिटल और इंश्योरेंस का, तो उसका एक फायदा यहाँ पर इनको जरूर मिलेगा। और अपसाइड के मोमेंटम को देखते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर यहाँ पर 1450 1450 तक के लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल मैनेजमेंट ने बड़े कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बात की है, ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव बिट जरूर लेनी चाहिए। करंट लेवल पर 1150 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय की पोजीशन लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। करंट लेवल्स पर भी आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं इस स्टॉक में। स्टॉक में वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियंस जानने का। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक है आपकी? गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो का टारगेट प्रोजेक्शन करीबन 360 370 तक है जुलाई सीरीज में। काफी ओवर सोल्ड है स्टॉक और पॉसिबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी स्टॉक में मोमेंटम रिगेन हो जाएगा। तो उसके चलते आपको ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनानी है 340 की कॉल जुलाई एक्सपायरी की बाय करने की, जो करीबन 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। पहला टारगेट 17, सेकेंड टारगेट 21 और स्टॉप लॉस 7 रुपीज का रहेगा। तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल लॉट साइज के हिसाब से आपका बनेगा 11,500 का और ये ट्रेड में आपका रिस्क बनेगा करीबन 6,000 रुपए का। अक्षय, यहाँ पर HPCL की आपने कॉल खरीदने की सलाह दी है 911 रुपये जुलाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लक्ष्य हालांकि आप 17 से 21 रुपये का बता रहे हैं, स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं 7 रुपये का। और इसी के साथ साथ एक रिस्क डिस्क्लोजर हमारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि FNO में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा साबित हो सकता है, लिहाजा तमाम बातों को ध्यान में रखकर आपको ये ट्रांजैक्शंस करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और परेश बड़ौदा से अपना सवाल पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। संबंधन स्पिनिंग जो है इनकी आज की इनका सवाल है और इनकी बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है 75। महेश, आपके पास मैं आऊँगी। हमें नज़रिया तो नहीं पता, लेकिन 172 का भाव चल रहा है और अच्छे खासे मुनाफे में है ये। बताइए, मुनाफा बांध के निकल जाए या पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें? क्या व्यू बनता है आपका? एक बार स्पिनिंग में ध्यान थोड़ा तेजी का बन रहा है, तो इसके हिसाब से अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो छोटा मोटा कर सकते हैं। बाकी इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, यहाँ से भी एक होल्ड किया जा सकता है। तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ YouTube के लाइव सवाल भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं और उन पर भी एक तवज्जो दे लेते हैं। सपना का सवाल है और उन्होंने 89 शेयर खरीदे हुए हैं वेदांता के 272 के भाव पे। इसके अलावा उनका एक और सवाल है, वो भी मैं सामने रख दूं। रवि, मैं आपके पास आऊंगा इन सवालों के साथ। कॉनकॉर भी इन्होंने खरीदा है 1138 के भाव पे। तो वेदांता 272 के भाव पे और कॉनकॉर 1138 के भाव पे। ये दो स्टॉक पे जरा नजरिया दीजिए। हमारी एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, सपना, उन्होंने ये सवाल पूछा है। जी रवि। मुझे ऐसा लगता है कि सपना जी ने दोनों ही स्टॉक बेहतरीन खरीदे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं और टेक्निकल चार्ट पर भी स्टॉक अच्छा है। पहले बात कर लेता हूं वेदांता की। देखिए, वेदांता को फिलहाल अभी जल्दबाजी मत करिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। आपके बहुत से जो टारगेट और गोल्स होंगे जिनको कि ये पूरा करता हुआ नजर आएगा, तो होल्ड करके रखिए। अभी इमीडिएट टारगेट यहाँ पर 495 रुपए का है। 495 आता है तो एक बार वापस से प्रशांत जी को जरूर तंग करिए, पूछिए वापस से कि इस पे वहां पर प्रॉफिट बुक करना है या फिर अभी और लंबा टारगेट यहां पर लेके चल सकते हैं। और जहां तक अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, आप 2 से 3 साल का अगर व्यू रखती हैं तो जरूर है कि होल्ड करना चाहिए। 580 तक के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। अब दूसरे स्टॉक आपका कॉनकॉर है। देखिए, आपने थोड़ा ऊपर तो खरीदा है, ट्रेन पकड़ी जरूर है, लेकिन थोड़ी तेजी में ट्रेन पकड़ ली है, इसलिए थोड़ी चोट आई है। अब इसको कहां पर देखना है? अभी फिलहाल इस पे पोजीशन पे होल्ड करिए।
1020 और 1015 ये जो रेंज है उस पे आता है, तो आप इस पे थोड़ा एवरेज कर लीजिए, जिससे कि आपको 1150 तो आएगा, इनफैक्ट 1350 भी आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और समय कितना लगेगा? कम से कम 3 महीने। तो यहां पर थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए, थोड़ा जल्दी टारगेट अचीव करने के लिए यहां पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। स्टॉप लॉस 960 का डाल के रखिए और पोजीशन को होल्ड रखिए। नजरिया आपके स्टॉक पे कॉनकॉर और इसके साथ ही आपके बाकी स्टॉक पर भी राय दी गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस बीच एक अहम खबर की ओर लिए चलते हैं आपको। डिफेंस एरोस्पेस कंपनी डीसीएक्स सिस्टम्स को एलएनटी से 1250 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की पूरी डिटेल्स के साथ है मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। जी ऐश्वर्या, बताएं आखिर क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? इस वक्त जो स्टॉक फोकस में है वो डीसीएक्स सिस्टम्स है। इनको एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है एलएनटी की तरफ से। अगर इस ऑर्डर की बात करें तो 1250 करोड़ का एलएनटी की तरफ से इन्हें ऑर्डर अवार्ड किया गया है। इनके सेक्टर की बात करें तो लार्जली डिफेंस और एरोस्पेस में ऑपरेट करते हैं और इस ऑर्डर में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स अगले 3 साल में मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये बैंगलोर बेस्ड है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया डिफेंस और एरोस्पेस में ऑपरेट करते हैं। लार्जली उनका मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स, केबल और वायर हार्नेस असेंबलीज, इन सारी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है। डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह की कंपनीज के साथ, ओईएम्स के साथ वो काम करते हैं ऑफसेट और ऑनसेट रिक्वायरमेंट्स के लिए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में। अगर इस कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन ट्रेंड्स की बात करें तो FY23 में इन्होंने 1254 करोड़ क्लॉक इन किए थे और FY24 में 1423 करोड़। एबिटा मार्जिन की बात करें तो FY23 में 7% क्लॉक इन किया था और FY24 में 5%। ओवरऑल अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो मार्च 2024 तक इनका ऑर्डर बुक 801 करोड़ पे स्टैंड करता है ओवरऑल। तो ये था डीसीएक्स सिस्टम्स। ठीक है, तो डीसीएस सिस्टम को लेकर जो खबरें सामने आई, तमाम जानकारी मेरी सहयोगी ऐश्वर्या ने आपके सामने रखी और इस खबर के आधार पर आप देख सकते हैं कि डीसीएस सिस्टम में आज एक्शन भी हमें नजर आ रहा है और ये भरपूर एक्शन जो है वो आखिर क्या इशारे कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है। महेश जी, डीसीएक्स सिस्टम ऑर्डर और बाकी पहलू जो हैं, जो खबरें सामने आई हैं वो हमने अपने निवेशकों के सामने रखी। इस आधार पर जरा रिव्यू कीजिए। डीसीएस सिस्टम को अच्छी तेजी नजर आ रही है, जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने डीसीएक्स सिस्टम को यहाँ पे हाईलाइट किया। अगर आपको याद हो तो 7 मई में हमने डीसीएक्स आपकी शो पे, वीआईपी शो में अपने रिकमेंड किया था। शायद वो टाइम पे 300-320 के बीच में लेवल था। उसके बाद में शायद एक डिप भी बताया था, 290 तक के लेवल भी हमारे को देखने को मिलेंगे। हमारे टारगेट वो टाइम पे 375 से 400 तक के बन रहे थे। तो ये शॉर्टर टर्म में आपको डीसीएक्स ने अच्छा रिटर्न दे दिया है और कंपनी की वर्किंग स्टाइल से लगता है कि इसको और आने वाले टाइम में ऑर्डर और मिल सकते हैं। फिलहाल फंडामेंटल के हिसाब से 450 तक के लेवल इसमें आराम से देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप देखें कि ऑर्डर बुक के हिसाब से थोड़ा बहुत और ऑर्डर बुक आता है तो इसके अंदर और ज्यादा अपसाइड बन सकता है। तो फिलहाल अगर किसी ने लोअर लेवल पे लिया है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, वापस से लोअर लेवल में एंट्री की जा सकती है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी कोई होल्ड करना चाहता है तो 500 से 550 तक के लेवल जो है डीसीएक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फर्दर कंपनी की वर्किंग पैटर्न के हिसाब से अपने को लगता है कि कंपनी को और ज्यादा ऑर्डर मिलने के पूरे चांस। ठीक है, तो नजरिया पॉजिटिव रणनीति आगे की महेश जी ने आपके सामने साझा की। इसके बारे में उन्होंने पहले भी जिक्र किया था। तो इस रणनीति को और ज्यादा थोड़ा रिवाइव करने की और शार्प करने की आवश्यकता जो आपके सामने उन्होंने रखी।